आए हैं आपके चपरासी का जो सिविल कोड चपरासी भरे हैं। तो सिविल कोड प्यून अर्दली जितने भी परिचारिका का पोस्ट है उसका जो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाले हैं। यह प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछ रहे हैं। और ऐसे भी आपका जो है सारा सिलेबस आप तैयारी करते होंगे तो आपका ख़त्म हो चुका होगा। वह प्रैक्टिस लगाने का, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव ख़त्म होने के बाद आपकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी। तो चलिए बेहतर रूप से हम इसका प्रैक्टिस लगाते हैं और इसके बारे में कौन सी सेक्टर से कितनी प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो थोड़ा यह 25 नंबर का जो है जनरल अवेयरनेस है, इसको कराने के बाद हम अंत में आपको बताएंगे कि किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते इसको प्रैक्टिस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मेक इन इंडिया अभियान, हमारे साथ बने रहेंगे। मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 को। इसी टाइप से अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट अभियान की, तो कुछ अभियान याद कर लेंगे आप लोग जो आपको आने की संभावना रहेगी। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था? तो 28 अगस्त को आया था, 28 अगस्त 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन जो आया था 2 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को आया था। ये सभी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी 2015 में आया था, 15 जनवरी को। उसके साथ साथ आपको अब पूछ देता है उदय योजना, तो 2015 में आया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये 2020 में आया था। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर पर हम चलेंगे। दूसरा नंबर में कह रहा है ऋग्वेद में किस जानवर को अघन्या घोषित किया गया था? तो देखिए ऋग्वेद में है जो गाय को अघन्या कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बी हो जाएगा। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक माना जाता है। अगर ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद का काल या पूर्व वैदिक काल में गाय को बहुत ही महत्व दिया जाता था। इससे पता लगता था जिसके पास अगर गायों की संख्या सबसे अधिक होती थी उसे पूरा धनी आदमी समझा जाता था। अमीर गरीब की पहचान गायों की संख्या से होती थी। गाय को ऋग्वेद काल में धन का आधार माना गया था। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक गाय होती थी उसे उतना ही धनी माना जाता था। अभी बताएं हम। गाय को विनिमय का साधन या पूर्व वैदिक काल भी माना गया है। गाय के लिए मुख्यतः ऋग्वेद में यानी ऋग्वैदिक काल में युद्ध होता था। जिसके पास गायें होती थी उसके लिए, कोई दूसरे के पास कम है तो उसके साथ युद्ध होता था। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 15 जनवरी 2015 तक आरबीआई द्वारा संशोधित रेपो दर की स्थिति थी। तो देखिए रेपो दर क्या था, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। तो रेपो दर जो देखिए 2015 के अनुसार पूछा है तो ये करेंट अफेयर से संबंधित है। करेंट अफेयर में उस समय जो था 2015 में रेपो रेट 7.75% था। लेकिन हम अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में रेपो रेट अगर 2024 की बात करते हैं तो 2024 में जो है 6.5% है। याद रखेंगे, इसको लिख लिया करेंगे आप लोग, 6.5% है ना। और रिवर्स रेपो रेट की बात करें हम तो रिवर्स रेपो रेट 3.35% था। वही अगर 2023 की बात करें तो 2023 में भी था रेपो रेट 6.25 था और रिवर्स रेपो रेट जो था 3.35। इसको याद कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेपो 6.5 जो 2024 में रेपो रेट है, और वही रिवर्स रेपो रेट इतना ही है 2024 में जो 2023 में था। 2022 में भी इतना ही था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथा नंबर में आपसे कहा जा रहा है जीरोथैलेमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। यह रोग आँख से संबंधित रोग है जीरोथैलेमिया। विटामिन ए की कमी से जो है यह रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ देता है, क्या होता है? तो रेटिनॉल है। इसके साथ साथ विटामिन के बारे में जान लीजिए, रक्तस्राव को थक्का नहीं बनने देता है। विटामिन के का रासायनिक नाम अगर जाने तो फिलोक्विनोन होता है। उसी प्रकार से विटामिन बी12 की कमी से जो एनीमिया रोग होता है। और विटामिन बी12 का जो है रासायनिक नाम जिसे कहते हैं साइनोकोबाल्मिन है। और विटामिन बी12 को कोबाल्ट के नाम से भी जाना जाता है। वही विटामिन सी की बात करें तो इसका नाम जो है रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड है।
अगला क्वेश्चन 5 नंबर में चलते हैं। 5 नंबर में कह रहा है किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यूबा देश की अर्थव्यवस्था में चीनी का बहुत बड़ा ही योगदान है। विश्व की सबसे बड़ी अगर चीनी का उत्पादक देश बोला जाए कि चीनी का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो चीनी का उत्पादक देश जो है चाइना करता है सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन। भारत में चीनी का उत्पादन में अगर दूसरा स्थान है तो भारत का है। भारत में चीनी का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर मिल की बात करें तो भारत में सबसे अधिक चीनी मिल जो है महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में चलते हैं। कील अनुपस्थित होता है, तो कील देखिए अनुपस्थित किस में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बत्तख में नहीं होता है। अब है कील क्या है, कील जो होता है अस्टेनम एक प्रकार की उरस्थि होता है जो उड़नहीन पक्षियों में पाया जाता है, इसी को कील कहा जाता है। और यह जो होता है शुतुरमुर्ग, मुर्गी और मोर, ये इसमें जो है कील पाया जाता है, लेकिन बत्तख में कील नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित अनुच्छेद 167 करता है। भारतीय संविधान के 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को समय समय पर मिलकर अपने कार्यों से अवगत कराते रहें, राज्यपाल को जो भी शासन संबंधित जानकारी मांगे उसे उपलब्ध कराएं। यह मुख्यमंत्री का कार्य होता है। यदि किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय ले लिया हो और राज्यपाल उस विषय को कैबिनेट में रखने के लिए आदेश दे देता है, तो उस विषय को अवश्य रखना चाहिए। ये सभी कर्तव्य मुख्यमंत्री का होता है। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से 78 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 78, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया जा गया है। और 164 की बात करें तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित वर्णन करता है किसी राज्य में। चलिए इसके साथ साथ हम चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी है। सबसे तेज मेमोरी कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, कैच मेमोरी को। अगर इसकी बात करें कैच मेमोरी का, तो कैच मेमोरी एक्जैक्ट टाइम 2 से 10 नैनो सेकेंड का होता है। कैच मेमोरी सीपीयू से जुड़ा हुआ रहता है, ये भी याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ देता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में हम चलेंगे। 9 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है, तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए नहीं बनता है, बल्कि एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन बनता है। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो हमारे विटामिन ए यकृत में भंडारित जरूर रहता है, लेकिन निर्माण नहीं होता है। विटामिन ए का आविष्कार की बात करें तो इसकी आविष्कार मैकुलन ने किया था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है और विटामिन बी, ये दोनों जो है वसा में घुलनशील होता है, बाकी किसी में नहीं घुलता। बाकी विटामिन है जो जल में घुलने वाला है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में कहा निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, तो उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास है। तो इसमें बुध नहीं है, शुक्र दिया हुआ है, तो शुक्र के पास। और फोबोस और डिवोस ग्रह की बात करें तो फोबोस और डिवोस उपग्रह जो है मंगल ग्रह की है। 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिवोस। मंगल ग्रह के डिवोस यानी डिवोस जिसको कहा जाता है, वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति का उपग्रह है, जिसका नाम है गैनीमेड। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कहें तो वह है टाइटन, और टाइटन जो है शनि का है। और शनि के पास उपग्रह की बात करें तो वह सबसे अधिक 82 है, बृहस्पति के बाद 79 है। तो सबसे अधिक अगर ग्रहों की बात करें तो शनि हो जाएगा, और सबसे उसके बाद आता है 79 उपग्रह बृहस्पति के। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में आयोजित भारत और श्रीलंका के बीच ICC T20 के फाइनल में श्रीलंकाई टीम की कप्तानी किया था? तो देख लीजिए, लसिथ मलिंगा ने किया था। ऑप्शन नंबर, एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं लसिथ मलिंगा। 2014 में बांग्लादेश में जो आयोजित हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच ICC विश्व कप, तो 2014 में विजेता श्रीलंका ही रहा था, जो भारत को हराकर विश्व विजेता बना था। अगला क्वेश्चन है इससे संबंधित
12 नंबर में भारतीय रेलवे का कौन सा जोन सबसे छोटा जोन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है कोलकाता मेट्रो जोन सबसे छोटा जोन है। कोलकाता मेट्रो जोन की शुरुआत जो है 1984 ईस्वी में 24 अक्टूबर को हुआ था। कोलकाता मेट्रो रेलवे भारतीय रेलवे के 17 जोन में घोषित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा अगर जोन की बात करें तो नॉर्थ रेलवे है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कोलकाता मेट्रो। 2019 में भारतीय रेलवे ने दक्षिण तटीय रेलवे को 18वां रेलवे जोन घोषित किया था। अभी तक जो था 17 था, लेकिन 18वां रेलवे जोन घोषित किया इम्पोर्टेंट है, और वह है जो विशाखापट्टनम है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है विशाखापट्टनम को। दिल्ली मेट्रो की अगर शुरुआत की बात करें तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुआ था। मुंबई मेट्रो की शुरुआत 2011 में हुआ था। ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में चलेंगे, क्योंकि 25 नंबर का आपके पूछा जाएगा इसी टाइप का क्वेश्चन, ये प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन है। 13 नंबर में देख लीजिए क्या है। 13 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि क्वार्टजाइट कयांत्रित हुआ है, यानी कयांत्रित किसका है? क्वार्टजाइट कयांत्रित हुआ है। किससे कयांत्रित हुआ है? तो ये बलुआ पत्थर का जो है कयांत्रित रूप है क्वार्टजाइट। अवसादी चट्टान बलुआ चट्टान का रूपांतरण जो होता है वह क्वार्टजाइट कहलाता है। अवसादी चट्टानों को परतजार चट्टान के नाम से भी जानते हैं, भी याद रखना है। अवसादी चट्टान में कौन कौन आता है? तो सपिंड आता है, सेल आता है, चूना पत्थर आता है, लिग्नाइट कोयला आता है। और सेल जो बदल जाता है शिस्ट में, चूना पत्थर बदल जाता है संगमरमर में, और लिग्नाइट बदलता है एंथ्रासाइट में। वही अग्नि चट्टान की बात करें तो अग्नि चट्टान का जो बदलने वाला रूप होता है, अग्नि चट्टान सबसे पहले जान लीजिए कौन कौन है। तो ग्रेनाइट है, साइनाइट है, ग्रेवो है और बेसाल्ट है। ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है, साइनाइट नीस में बदल जाता है, और ग्रेवो सर्पेंटाइनस में बदल जाता है, और बेसाल्ट शिस्ट में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर में अरिहंत एक है। अरिहंत एक क्या है? तो ये परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी की बात करें तो वह अरिहंत ही है। पिनाक भारत का उत्पादित बहुत बैरल रॉकेट प्रक्षेपण वाहन है पिनाक, तो इसे भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 15 नंबर में। 15 नंबर देखिए, इसमें आप फोकस करेंगे, सबसे अधिक जो पूछा जा रहा है वह करेंट से पूछा जा रहा है। हम बताएंगे, लास्ट वीडियो तक देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम सारी बातें बताएंगे आपको क्या पढ़ना है। चलिए देखिए 15 नंबर में आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक के ड्यूटी गवर्नर के रूप में शामिल। 2014 का पूछ रहा है, तो 2014 में जो था वह एस मुंद्रा था, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। अभी चल रहा है 2024, तो 2024 इंपॉर्टेंट है। 2024 जो है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर जो है स्वामीनाथन जानकी रमन है, इसको याद रख लेंगे। और वही अगर हम बात करें गवर्नर का, आरबीआई का गवर्नर तो शक्तिकांत दास है। चलिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब पूछा जाता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 याद रखिएगा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और उस समय जो है आरबीआई का जो गवर्नर था वह सीडी देशमुख थे। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय में जो गवर्नर जनरल थे एलके झा थे, इसको भी याद रखना है। और आरबीआई का प्रथम गवर्नर भी सीडी देशमुख ही थे। लेकिन आरबीआई का अगर प्रथम गवर्नर कहे, ये भारतीय गवर्नर कहे तब होगा सीडी देशमुख, लेकिन अगर आरबीआई का गवर्नर अगर सिर्फ पूछा जाए तो ओसबर्न स्मिथ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर आपसे पूछा जा रहा है भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी या काली मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी को स्वतः जोता हुआ मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि पानी पड़ने पर ये बिलबिला जाता है। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम जो है चारनोजम मिट्टी भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है चारनोजम मिट्टी किसके समतुल्य है? तो काली मिट्टी के या फिर रेगुर मिट्टी के। काली मिट्टी का रंग काला जो होता है टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी का निर्माण लावा, मैग्मा आदि के द्वारा हुआ है, इस कारण से इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कितना नाम हो गया? रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, चारनोजम मिट्टी, है ना, ये सभी नाम काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होता है, और काली मिट्टी सबसे अधिक है जो गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है।
भारत में प्रमुख मिट्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिट्टी जो फैला हुआ है जलोढ़ मिट्टी पे फैला हुआ है। अगला नंबर 17 नंबर में चलते हैं। 2015 का 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में आयोजित किया जाता था? 2015 का पूछा हुआ है, तो उफा में हुआ था। रूस का एक शहर है उफा, वहीं पर 2015 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। अगर अभी 2024 की बात करें तो 1 जनवरी 2024 को भी रूस में ही हुआ है, ये याद रखना है आपको। 2024 का जो हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन वह रूस में ही हुआ है 1 जनवरी को, और इसका जो है प्रमुख आदर्श वाक्य माना गया था, क्या माना गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ब्रिक्स सम्मेलन का जो रूस में हुआ उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य उसका है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। अगर हम ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स कहाँ से शुरुआत हुआ? तो ब्रिक्स का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था रूस में हुआ था 2009 में। ब्रिक्स देश में कौन कौन से शामिल हैं इसको याद रखेंगे। BRICS, ब्रिक्स। तो बी से ब्राजील हो गया, आर से रसिया, और के से यहाँ पर क्या हो गया, आई हो गया ना, ब्रिक्स। आई से हो गया इंडिया, और सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। ये सभी देश जो है ब्रिक्स का सम्मेलन में भाग लेते हैं। अभी जो है रसिया में हुआ है, इससे पहले ब्राज़ील में हुआ था, इसके बाद आने वाला समय में इंडिया में होगा, और फिर जो होगा चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा। इसी प्रकार से होते रहता है। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो वर्चुअल तरीके से हुआ था, चीन में हुआ था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कहा जाता है जिब्रेलिन को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए पादप हार्मोन और भी है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन अभी बताएं, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, एब्सिसिक एसिड है, ये सभी जो है पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन बहुत पूछता है, इसका कार्य क्या होता है? तो बौने पौधे को लंबा करता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का कार्य बहुत सारा होता है, जैसे कोशिका दीर्घकरण होता है, अनिषेक फलन का कार्य भी करता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। 19 नंबर में कहा जाता है इंडिया विंग्स फ्रीडम किसके आत्मकथा है? आत्मकथा की बात कर रहा है तो ये अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ और भी जान लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को पूछ देता है कि उसकी आत्मकथा कौन सा है, तो इंडियन स्ट्रगल है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की आत्मकथा कौन है? तो द नेशन ऑफ मेकिंग। दीनबंधु का पूछ देता है कौन सा है दीनबंधु का आत्मकथा? तो नील दर्पण। JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू का आत्मकथा कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पट्टाभी सीतारमैया का कौन सा है? तो कांग्रेस का इतिहास। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पूछेगा कि आत्मकथा कौन सा है, यानी आत्मकथा भी पूछ देता है या फिर कभी पुस्तक भी पूछ देता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पुस्तक है वो भारत दुर्दशा है। उसी प्रकार भारत भारती के पूछ देता है मैथिली शरण गुप्त, कर्मयोगी के स्वामी विवेकानंद, हिंद स्वराज के महात्मा गांधी, और फिर सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो अलिखित संविधान जो है यूके का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि भारत, USA और पाकिस्तान का संविधान लिखित में है, जो यूके का जो है यूके का वो अलिखित है। विश्व का सबसे छोटा संविधान USA का है, जो मात्र 7 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो ये भी जानिएगा, विश्व का सबसे छोटा संविधान USA का है, जो मात्र 7 अनुच्छेद में है। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान, जो 395 अनुच्छेद से पार कर गया है, लगभग 448 अनुच्छेद है। 12 सूचियाँ हुई करती थी जिस समय संविधान बना था, 12 अनुसूची, और उसके बाद 25 भाग हो चुके हैं अभी। ये सभी आपको याद रखना है। भारत के संविधान जो बना था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विश्व की सबसे विशाल संविधान है।
और भारत में संविधान ही सबसे सर्वोच्च है, जबकि यूके की बात करें तो यूके में संसद सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में जो है 7 तार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ आपका, लूमेन किसकी इकाई है? तो लूमेन जो है इकाई है ज्योतिष फलक का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्योतिष फलक का प्रकाश स्रोत सभी दिशाओं में प्रति यूनिट के समय से उत्सर्जित होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। अगर पूछे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स और घनत्व की मात्रक करें तो वोल्ट सेकेंड अथवा वेबर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। तो उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? तो 23 का आंसर डी हो जाएगा, जबलपुर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। इसके साथ साथ आप बात करेंगे इलाहाबाद का कहाँ है? तो प्रयागराज में। मुंबई का मुंबई में है। मध्य प्रदेश का भी जबलपुर में है। उत्तराखंड का नैनीताल में है ना, ये सभी पूछते रहता है। इसके साथ साथ इंदौर का भी पूछ देता है, इंदौर में भी है। किसका है? तो इंदौर में आप लोग बताएं किसका है। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तराखंड नैनीताल में है। त्रिपुरा के में कहाँ है? त्रिपुरा का जो है न्यायालय की पीठ ये अगरतला में है। झारखंड में कहाँ है? तो रांची। झारखंड का जो है उच्च न्यायालय का न्यायपीठ खंड है रांची में। और केरल का बहुत पूछा जाता है, केरल का जो है खंड एर्नाकुलम में है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में। 24 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, सूख बर्फ कुछ नहीं है बल्कि क्या है? डैश में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, सूख बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी CO2। क्या हो जाएगा इसका? CO2। सूख बर्फ का उपयोग जो है मुख्य रूप में शीतलन के कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सूख बर्फ का प्रयोग नाटकीय प्रभावों तथा थिएटर में, फॉग मशीन में भी किया जाता है। बहुत सारे जगह इसका यूज होता है। जितना भी पेय पदार्थ होता है, कोका कोला, पेप्सी, थम्सअप, स्प्राइट, ये सभी में जो है सूख बर्फ का ही यूज किया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। बर्फ जितने भी होते हैं वो सभी सूख बर्फ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन में। देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 25 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। 25 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि अस्मरणीय गीत वंदे मातरम लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो सभी जानते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन की बात करें तो 1882 ईस्वी में आनंद मठ के उपन्यास में हुआ था। और वंदे मातरम सर्वप्रथम जो है 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और जिसकी अध्यक्षता किया था रहमतुल्लाह सैनी ने। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। संसद के शस्त्रावसान वंदे मातरम से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय गीत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जनगण मन, जो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और जनगण मन को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। देखिए इसे सभी याद रखना है आपको। और संसद के क्षेत्र में याहुत जनगण मन से होता है, मतलब आहुत मने बुलाया जाता है, शुरुआत होता है जनगण मन से, और इंड होता है कब से? इंड होता है आपका वंदे मातरम से। तो ये सभी आपको याद रखना है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब चलते हैं, आपको हमने बताया था शुरू में कि अच्छा चपरासी जो है सिविल कोर्ट में प्यून वाले में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है, देखिए 2016 का पैटर्न पे आधारित है। तो इसमें आपको है जो ये नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन जीके जीएस का 25 नंबर का हो सकता है नहीं पूछे। लेकिन अगर सिलेबस देखा जाए सिविल कोड का तो उसमें हिंदी से आपका पूछा जाएगा आपका 35 नंबर का। हिंदी से कितना पूछा जाएगा? 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी से। उसके साथ साथ इंग्लिश भी रहेगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके साथ साथ मैथ रहेगा। मैथ की बात करें तो मैथ जो है यह भी आपका 35 प्रश्न रहने वाला है। तो ये 3 सेक्टर से आपका
रहेगा 35, 35, 70 और 10, 80 और 5, 85। टोटल आपका 85 नंबर का होगा। 85 नंबर क्वेश्चन और प्लस 15 नंबर जो आपका रहेगा वो इंटरव्यू से रहेगा। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कितना कितना क्वेश्चन आएगा। तो कल से हम आप लोग के लिए मैथ भी लेकर आएंगे और हिंदी भी लेकर आएंगे, इंग्लिश भी लेकर आएंगे, बारी बारी से कराएंगे आपको। हमारे साथ अगर आप नहीं जुड़े हैं, नए हमारे चैनल पे, तो कृपया करके आप जुड़ जाइए। यहाँ से आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सभी विषय का हम जो आपको पूछा जाता है, इसमें चपरासी में, प्यून वाले में जो सिविल कोड भरे हैं उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने सिलेबस ख़त्म कर लिया होगा। तो फिर हमारे वीडियो, ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करते रहें और मौका मिले तो दोस्तों के पास शेयर भी करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगले सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।